गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो जैसा कि अपना जो टॉपिक चल रहा था ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। ब्रेस्ट फीडिंग का अपना मोस्टली टॉपिक अपने देखा था कि ब्रेस्ट फीडिंग का मीनिंग क्या होता है, इंट्रोड्यूस मैंने बता दिया, उसकी टेक्निक्स की मैंने आपको बता दिया, टेक्निक्स के बारे में अच्छे से डिटेल से बताया था मैंने आपको। और जो इसका फिजियोलॉजिकल है, किस तरीके से हार्मोन सिक्रेट होते हैं, किस तरीके से सिक्रेशन होता है, किस तरीके से इजेक्शन होता है, वो अपन इसके अंदर देख चुके हैं, ठीक है। और साथ साथ में अपन अब आज जो देखेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक जो इसके अंदर रहेगा वो अपना रहेगा फैक्टर्स इनहिबिटिंग ब्रेस्ट फीडिंग। जो अपना ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर जो टॉपिक रहेगा नेक्स्ट वाला जो अपन इसके बारे में डिस्कस करेंगे वो करेंगे फैक्टर्स इनहिबिटिंग ब्रेस्ट फीडिंग। मतलब ऐसे कौन कौन से कारण हैं बोल सकते हैं अपन, ऐसे किस किस के कारण की जब ब्रेस्ट फीडिंग प्रॉपरली नहीं हो पाती है, कि ऐसे ऐसे कई कई चीज़ हो जाती है कि ब्रेस्ट फीडिंग प्रॉपरली बच्चा नहीं कर पाता है या बोल सकते हैं मदर का ब्रेस्ट फीडिंग प्रॉपरली नहीं करवा सकती। ऐसी कौन कौन सी कंडीशन जो उसके फैक्टर मतलब ब्रेस्ट फीडिंग के जो क्या होता है इनहिबिट कर देता है, ब्रेस्ट फीडिंग को कम कर देता है, प्रॉपरली रूप से ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवा पाता है, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फर्स्टली अपन देखते हैं जो फर्स्ट अपन जो फैक्टर्स देखेंगे, जो फर्स्ट जो जिनके कारण ब्रेस्ट फीडिंग प्रॉपरली नहीं हो पाती, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। कि पहला जो फैक्टर है वो है साइकोलॉजिकल फैक्टर। मतलब साइकोलॉजिकल फैक्टर का मतलब यहाँ पर ये देखो कि जैसे मैंने आपको टेक्निक्स के बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बताया था कि ब्रेस्ट फीडिंग कराते वक्त मदर फिजिकली और मेंटली दोनों ही, मेंटली और फिजिकली दोनों क्या होना चाहिए, रिलैक्स होना चाहिए, एक तरह से सूटेबल होना चाहिए, उस टाइम रिलैक्स फील करना चाहिए, कंफर्टेबल फील करना चाहिए मदर, तब वो ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है। अगर मान लो उस टाइम पे मान लो फिजिकली प्रेजेंट है, फिजिकली ठीक है, पर मान लो मेंटली ठीक नहीं है, ब्रेस्ट फीडिंग प्रॉपर मेंटली ठीक नहीं तो स्ट्रेस में रहेगी, शॉक में रहेगी, एंजाइटी में रहेगी, या कोई पेन हो रखा होगा, स्ट्रेस, उस कंडीशन से क्या होता है हार्मोन क्या हो जाते हैं, इम्बैलेंस हो जाते हैं। और हार्मोन इम्बैलेंस हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जो सिक्रेशन हो रहा है ब्रेस्ट मिल्क का वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगा, वो बच्चे को प्रॉपरली ब्रेस्ट मिल्क नहीं मिलेगा। एक कारण ये भी हो सकता है। एक कारण ये होता है कि साइकोलॉजिकल फैक्टर के कारण मान लो मदर के बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कंडीशन में है, डिप्रेशन में है, उस टाइम में मेंटल डिस्टर्बेंस है बहुत ज़्यादा, तो बच्चे को पोजीशन प्रॉपर्ली देगी क्या, नहीं देगी। उसका माइंड वहाँ रहेगा जहाँ पर उन्होंने पहले से सेट कर रखा है, मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं वो जहाँ पर इसको डिप्रेशन जिसके कारण होता है वो उसका माइंड वहाँ पर ही, मदर का माइंड वहाँ पर ही जाएगा, बच्चे के ऊपर जाएगा नहीं तो वो पोजीशन में प्रॉपर्ली नहीं दे पाएगी। तो इसके कारण क्या होता है, ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर क्या पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। तो इसमें देखते हैं अपन कि शॉक, स्ट्रॉन्ग पेन, एंगर, एंजाइटी कैन इफेक्ट द लेट डाउन द रिफ्लेक्सेस। कि शॉक में चले जाए मदर, कोई बात कोई घटना हो जाए, ऐसी हो जाए कि इसके मतलब जो सुनकर शॉक में चले जाती है, अचानक से जो रिफ्लेक्सेस बात कर सकते हैं या सेंस ऑर्गन अचानक से काम करना बंद कर देते हैं, उस टाइम बिल्कुल अचानक से शॉक में चले जाना एक तरीके से। स्ट्रॉन्ग पेन, बहुत ज़्यादा सीवियर पेन हो रखा है उस टाइम कंडीशन से, एंगर एंड गुस्सा आ रहा है, एंजाइटी हो रही है एंड डिप्रेशन में कंडीशन में, मेंटली डिस्टर्बेंस है अपन जिसे बोल सकते हैं, तो उससे किसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, रिफ्लेक्स के ऊपर क्या पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। सो मदर शुड बी द एंकरेज द सपोर्टेड टू बी काम। तो उस समय मदर को क्या करना चाहिए, एंकरेज करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, काम रहें, रिलैक्स द हैव पॉजिटिव एटीट्यूड वाइल ब्रेस्ट फीडिंग। जब ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहे हैं तो पॉजिटिव एटीट्यूड में रहना चाहिए और रिलैक्स फील करना ज़रूरी है, किसको, मदर को। अगर रिलैक्स फील नहीं करेगी, वो प्रॉपरली एक तरीके से मेंटली डिस्टर्बेंस रहेगी, तो वो प्रॉपरली ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर पाएगी, जो रिफ्लेक्सेस है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, तो प्रॉपरली सिक्रेशन नहीं होगा, प्रॉपरली इजेक्शन नहीं होगा, जिनके कारण बच्चे को प्रॉपरली ब्रेस्ट फीडिंग नहीं मिल पाएगी। सब पहला फैक्टर समझ में आ गया कि साइकोलॉजिकल फैक्टर अगर बेस्ट रहा तो ब्रेस्ट फीडिंग में क्या होता है कि प्रॉपर बेस्ट पहुँचती है, बच्चे को प्रॉपरली न्यूट्रिशन पहुँचता है, प्रॉपरली ब्रेस्ट फीडिंग मिलती है, ठीक है। तो पहला मदर का, पहला मैंने जो टेक्निक्स बताई थी उसमें पहला पॉइंट यही था कि मदर को फिजिकली और मेंटली दोनों ही क्या होना चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, तो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए उस टाइम पे जो ड्यूरिंग द ब्रेस्ट फीडिंग। समझ में आ गया था। नेक्स्ट बात करते हैं ब्रेस्ट एंगोर्जमेंट। ब्रेस्ट एंगोर्जमेंट का मतलब ये होता है कि मतलब एंगोर्जमेंट का मतलब होता है कि ब्रेस्ट का जो साइज़ है वो बढ़ जाना, एक्सप्रेस हो जाना, बहुत एनलार्ज हो जाना, एक तरीके से बोल सकते हैं अपन एनलार्ज हो जाना, ठीक है। एंगोर्जमेंट का मतलब ब्रेस्ट का साइज है वो एनलार्ज हो जाता है। पेनफुल ब्रेस्ट, ब्रेस्ट क्या होती है, पेनफुल हो जाता है उस टाइम पे दर्द होता है ब्रेस्ट के अंदर। ब्रेस्ट एंगोर्ज जैसे जैसे साइज बढ़ेगा, एनलार्ज होगा तो क्या हो जाएगा, उनके अंदर क्या हो जाएगा, उनके अंदर
पेन होना स्टार्ट होगा ब्रेस्ट के अंदर जब फीडिंग करता है, डिफिकल्टी आती है, बच्चा क्या करता है प्रॉपरली फीडिंग नहीं कर पाता है, मदर डिस्कम्फर्ट फील करती है। तो देखिए और ब्रेस्ट जो होता है बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है उस टाइम पे, जो प्रॉपरली एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं उस कंडीशन के अंदर, उसे एक ब्रेस्ट एंगोर्जमेंट बोलते हैं। मैं आपको डायग्राम में देख के बताता हूँ कि ब्रेस्ट एंगोर्जमेंट किस तरह का होता है। तो ब्रेस्ट एंगोर्जमेंट इस तरह का होता है, ब्रेस्ट का जो साइज होता है वो क्या होता है लार्ज हो जाता है और क्या होता है बिल्कुल बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, जिससे बच्चे को क्या होती है ब्रेस्ट फीडिंग करने में क्या होती है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो इसी के अंदर यही लिखा हुआ है कि सम मदर गेट हार्ड एंगोर्ज एंड पेनफुल ब्रेस्ट मेक फीडिंग टू बेबी डिफिकल्टी, कि कई मदर्स है जिनके होता है जो हार्ड और एंगोज होता है एंड पेनफुल होता है ब्रेस्ट, कि एंगोर्ज हो रहा है एक तरीके से घाव टाइप के हो रहे हैं, वहाँ पर टाइटली हो रहा है, बहुत ज़्यादा लार्ज हो रहा है, उस कंडीशन के अंदर बच्चों की होती है डिफिकल्टी होती है ब्रेस्ट फीडिंग कराने के लिए। ट्रीटमेंट क्या करना है अपन को, इसका ट्रीटमेंट ये करना है, ट्रीटमेंट ऑफ दिस कंडीशन टू बी डन लोकल वार्म पैक एंड एनाल्जेसिक टू बी मदर टू रिलीव द पेन। मदर को एनाल्जेसिक ड्रग देनी है और लोकल वार्म पैक क्या करना है वहाँ पर ब्रेस्ट पर लगाना, जिससे ब्रेस्ट क्या हो जाएंगे हल्के से रिलैक्स होंगे, एक तरीके से मेरा जो एनलार्ज हो रहा है जो टाइट हो रहे हैं वहाँ से क्या हो जाएगा थोड़ा सा हल्का सा लूज जाएगा, जो बच्चे ब्रेस्ट फीडिंग प्रॉपरली कर सके। मिल्क शुड बी एक्सप्रेस जेंटली सॉफ्टन द ब्रेस्ट देन बेबी इज पुट ऑन द ब्रेस्ट इन गुड लैचिंग। मतलब मिल्क को क्या करना है जब मदर का जो टाइटली हो रहा है एक हार्ड ब्रेस्ट हो रहा है तो उस टाइम क्या करता है एक्सप्रेस करके ब्रेस्ट के अंदर से क्या निकालना है मिल्क निकालना है। क्या पता बच्चा प्रॉपरली ब्रेस्ट नहीं कर पा रहा तो मिल्क का जो वॉल्यूम था वो बढ़ता जा रहा है, स्टोर ज़्यादा होता जा रहा है, जिससे क्या होता है कि ब्रेस्ट क्या हो जाता है टाइट हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं और पेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो क्या करना है अपन को, क्या मदर को समझाना है कि मदर को बताना है कि जो ब्रेस्ट में जो मिल्क है उनको क्या करना है एक्सप्रेस करके बाहर की ओर निकालना है सॉफ्टली। तो मिल्क शुड बी एक्सप्रेस जेंटली एंड सॉफ्टन द ब्रेस्टिंग एंड देन बेबी पुट इन द ब्रेस्ट, तो फिर बच्चों को ब्रेस्ट पे लगाना चाहिए एंड विद द गुड लैचिंग रिलेशनशिप बॉन्डिंग बनाना। मैंने आपको टेक्निक्स के अंदर मैंने बताया था इसके बारे में, मैंने आपको बताया था इसके बारे में डिटेल से। तो उसकी कंडीशन से क्या हो जाएगा बच्चा प्रॉपरली ब्रेस्ट फीडिंग कर सकेगा। तो ब्रेस्ट एंगोर्जमेंट के कारण में क्या होती है डिफिकल्टी ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग होती है। एंगोर्जमेंट के डायग्राम बता दें कि ब्रेस्ट एंगोर्जमेंट इस तरीके का हो जाता है, इस कंडीशन से क्या होता है बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग प्रॉपरली नहीं ले पाता है, जिससे डिफिकल्टीज होती है। सेकंड फैक्टर के बारे में अपन देख चुके हैं। थर्ड फैक्टर की बात करेंगे ब्रेस्ट एब्सेस। अगर मान लो ब्रेस्ट के ऊपर घाव हो जाए एक तरीके से एब्सेस में पस बनना स्टार्ट हो जाए या उस कंडीशन से हो जाए तो बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। अगर करेगा तो इन्फेक्शन होने के चांसेस है कि नहीं है, क्या पता माउथ के टच हो जाए जो वाला एब्सेस वाला एरिया है, क्या पता पस निकल रहा तो वो टच हो जाए बेबी की, तो उस कंडीशन से बच्चे क्या होता है इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ब्रेस्ट एब्सेस होता है ट्रीटमेंट टू बी द एनाल्जेसिक एंटीबायोटिक। तो मदर को क्या स्टार्ट करानी है उस टाइम पे एनाल्जेसिक, उसके पेन हो रहा होगा ब्रेस्ट में तो एनाल्जेसिक देनी है और एंटीबायोटिक जो इन्फेक्शन हो रहा है उसको रोक सके। एब्सेस इज नीडेड इंसीजन एंड ड्रेनेज, और एब्सेस जो होती है इसमें क्या होता है इंसीजन करना जरूरी है, उसको कट करके बाहर निकालना जरूरी है और ड्रेनेज को पूरा निकालना, जो ड्रेनेज है उसको पूरा कंप्लीटली बाहर निकालना जरूरी है। ब्रेस्ट फीडिंग मस्ट बी कंटिन्यू, ब्रेस्ट फीडिंग छोड़ना नहीं है, भले एक्सप्रेस करके बाहर ब्रेस्ट को बाहर निकाला जाए या बच्चे को दिया जाए, पर ब्रेस्ट फीडिंग ऐसा नहीं है ब्रेस्ट एब्सेस हो रहा है तो क्या करना है ब्रेस्ट एब्सेस हो रहा है तो बंद कर दिया, मिल्क देना है बंद कर दिया, ऐसा नहीं करना है। ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यूस चलेगी बच्ची, ठीक है। पर उसके अदर अपन जो भी एडवाइस है उसको अपन दे सके जिससे कि वो इन्फेक्शन ना हो, जिससे प्रिवेंट कर सके। समझ में आ गया। तो थर्ड वन जो कोज था, जो फैक्टर्स था जिनके कारण ब्रेस्ट फीडिंग प्रॉपरली नहीं हो पाती, वो कौन से कारण है ब्रेस्ट एब्सेस के कारण। फोर्थ वन की बात करते हैं अपन सोर निपल। सोर निपल का मतलब ये कि जैसे घाव हो जाते हैं, छोटे छोटे घाव हो जाते हैं निप्पल के ऊपर, अगर घाव हो जाएगा तो बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग प्रॉपरली करेगा क्या, नहीं करेगा। क्यों, निप्पल को तो वो माउथ में लेता है, ब्रेस्ट फीडिंग जो मिल्क निकलता है वो निप्पल में से निकलता है। अगर वहाँ पर ही सोर हो जाए, वहाँ पर ही घाव हो जाए तो बच्चा लगाए तो इन्फेक्शन नहीं हो जाएगा क्या, हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है इन्फेक्शन होगा। तो सोर निपल मतलब निप्पल में बिकम सोर ड्यू टू द लॉन्ग पीरियड ऑफ विग्रस सकिंग। अगर कोई लंबे टाइम तक अगर सक करता है तो उस कंडीशन के कारण क्या होते हैं सोर डेवलप हो जाते हैं। शकिंग इन बैड पोजीशन, और अगर मान लो शकिंग कर रहा है बच्चा तो बैड पोजीशन, गलत पोजीशन दे रखी है, उसके कारण भी सोर निप्पल हो जाते हैं। एंग्रोज ब्रेस्ट एंड ओरल थ्रस्ट ऑफ द बेबी, अगर एंग्रोज ब्रेस्ट एंड ब्रेस्ट का जो साइज एनलार्ज हो रहा है, अगर मान लो उस पर एनलार्ज होता है उसको प्रॉपर्ली ब्रेस्ट मिल्क बाहर नहीं निकल रहा तो उसके कारण क्या हो जाएगा वहाँ पर एनलार्ज हो जाएगा, और एनलार्ज हो जाएगा तो साथ में पेन होगा, पेन हो तो उस कंडीशन से क्या होती है, उस कंडीशन में सोर होने के चांसेस हो जाते हैं निप्पल के अंदर। क्या होने के चांसेस हो जाते हैं निप्पल के अंदर सोर यानी घाव होना स्टार्ट होता है। साथ में बच्चे के अगर ओरल थ्रस्ट हो रहा है और बेबी साथ साथ में क्या होता है बच्चे क्या होता है एंड ओरल थ्रस्ट हो रहा है तो उसके कारण में सोर निप्पल होने के चांसेस ज़्यादा
हो सकते हैं, ठीक है। और बेबी के भी, ठीक है। ओरल थ्रश हो रहे हैं या ओरल थ्रश होने के भी ज़्यादा चांस होते हैं, तो अगर मानो उससे शोर होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ये कारण है कि शोर निपल किस कारण हो रहे हैं। करेक्ट पोजिशन एंड लैचिंग ऑफ द बेबी इज़ द ब्रेस्ट। जब ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहे हैं तो इसका एक ही ट्रीटमेंट ये बोला जाता है कि अगर सोर निप्पल हो रहा है, ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहे हो, इसको कैसे प्रिवेंट करा सकते हैं अपन? करेक्ट पोजीशन। अगर करेक्ट पोजीशन आप दे रहे हो बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द ब्रेस्ट फीडिंग आप ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहे हो बच्चों को, उस टाइम पे क्या अगर पोजीशन अच्छी है तो सोर निप्पल होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो इस तरीके के घाव हो जाते हैं। निप्पल यहाँ पे पास में देखिए घाव हो गया, यहाँ पर घाव हो गया, तो बच्चा क्या करता है? प्रॉपर्ली ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर सकता। और क्या कारण है देखिए, फिर आप लोगों को क्या करना चाहिए? फ्रिक्वेंटली वॉशिंग विथ सोप एंड वाटर शुड बी अवॉइडेड। उसको सोप एंड वाटर से क्या करना है? अवॉइड करना है, उसको वॉश नहीं करना है। बेबी शुड नॉट बी पुल ऑन द ब्रेस्ट वाइल स्टिल सकिंग। जब बच्चे को क्या होता है, अपन को पुल ऊपर नहीं लेना है, जब ब्रेस्ट के ऊपर जाए तो वाइल द स्टिल सकिंग, मतलब जब तक वो सकिंग नहीं कर सकता है। इसका मतलब ये है कि कि बच्चा जब ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है, बच्चा अगर ब्रेस्ट के अंदर शक कर रहा है, तो उस समय क्या होता है, कभी कभी मदद क्या होती है, ज़बरदस्ती बच्चे को क्या होती है, बच्चे को छुड़ाने के लिए क्या करती है वो क्या करती है वो उसको क्या करती है, ब्रेस्ट को क्या खींचना स्टार्ट कर देती है, बच्चे को छुड़ाना स्टार्ट कर देती है। बच्चा अगर खींचता है तो ब्रेस्ट क्या होता है, ब्रेस्ट खिंच जाता है। तो ब्रेस्ट खिंचता है तो उस टाइम पे क्या होता है, शोर होने के चांसेस होते हैं। तो बच्चा अगर जूरी द सकिंग, अगर बच्चा सक कर रहा है, ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है, तो आपको ज़बरदस्ती क्या करना है, ब्रेस्ट को खींचना नहीं है। अगर खींचोगे तो क्या हो सकता है, शोर होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। हिंड मिल्क नेक्स्ट है, हिंड मिल्क टू बी अप्लाइड टू बी निपल आफ्टर ए फीडिंग। अगर बच्चा फीडिंग कर चुका है उसके बाद जहाँ पर शोर होता है वहाँ पर हिंड मिल्क लगा देना चाहिए। क्यों लगा देना चाहिए? क्यों लगा देना चाहिए? क्योंकि अगर उसके आपने देखा होगा जो हिंड मिल्क होता है, वो जो लास्ट में मैंने आपको पढ़ाया था, मिल्क के जो टाइप्स मैंने आपको बताए थे लास्ट में, याद करो, उसके मैंने बताया था कि जो लास्ट वाला जो फीड होता है, जब बच्चा फीड करता है, जो लास्ट वाला जो आता है, जो मिल्क आता है, वो बच्चे की जो हंगरी होती है, मतलब उसको जो भूख लगती है, वो हिंड मिल्क के थ्रू ही क्या होता है, सेटिस्फाई होता है बच्चा। उसके अंदर ज़्यादा एनर्जी होती है, फैट ज़्यादा होता है, तो क्या होता है, जब ब्रेस्ट मिल्क कंप्लीट हो जाता है उसके बाद क्या करना है, निप्पल पे क्या लगाना है, हिंड मिल्क अप्लाई करना है, जिससे कि शोर को क्या कर सके, वो प्रिवेंट कर सके, शोर के उससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन ना हो। तो ये कंडीशन अपन को करनी है। तो शोर निप्पल किस तरह के दिखाई देता है, इस तरह के घाव हो जाते हैं, वो क्या कहलाता है, शोर निप्पल कहलाता है। तो इसके कारण बच्चे क्या होता है, ब्रेस्ट फीडिंग करने में क्या होती है, प्रॉब्लम्स आती है, इनहिबिट हो जाते हैं। फैक्टर्स है कि शोर निप्पल के कारण क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इन्वर्टेड निप्पल की बात करेंगे कि इन्वर्टेड निप्पल किस तरीके से होता है, तो इसमें कैसे प्रॉब्लम आती है। देखिए मैं आपको जो निप्पल होता है, ठीक है, जो निप्पल होता है, जब ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है मदर, ठीक है, या बिफोर द बात कर सकते हैं कि बेबी डिलीवर नहीं हुआ, उससे पहले ही हो सकता है, क्या पता, ऑब्वियसली बात है, ज़रूरी नहीं कि आफ्टर द डिलीवरी ऐसी कंडीशन हो, क्या पता डिलीवरी होने से पहले ये प्रॉब्लम हो रखी हो। तो इन्वर्टेड निप्पल का मतलब था जो निप्पल जो वाला एरिया है, जो ब्रेस्ट के अंदर जो निप्पल वाला एरिया है, वो क्या होता है, इंसर्ट अंदर की ओर इंसर्ट हो जाता है। कैसे इंसर्ट हो जाता है, इस तरीके से इंसर्ट होता है, मतलब बाहर की ओर निकला हुआ नहीं रहता। अगर इस तरीके की कंडीशन रहेगी, तो बच्चा प्रॉपर्ली ब्रेस्ट फीडिंग कर सकता है क्या? नहीं कर सकता ना। क्यों नहीं कर सकता? अगर जो निप्पल वाला एरिया है, अगर अंदर की साइड है, तो ब्रेस्ट मिल्क कहाँ से निकलेगा? निकल सकता है मिल्क निकलेगा ही नहीं, इजेक्शन होगा ही नहीं मिल्क का, तो नहीं निकलेगा, तो बच्चा प्रॉपर्ली ब्रेस्ट फीडिंग कर सकता है नहीं? और इसको प्रॉपर्ली माउथ में भी क्या नहीं कर सकता, बच्चा नहीं ले सकता है, उसको प्रॉब्लम हो सकती है। वो कहीं कारण होते हैं, जैसे अपन देखते हैं अभी इसके अंदर, if the nipple are flat and difficult to the baby get hold the nipple and pull it in the mouth or sucking the interrupted। जब जो निप्पल करते हैं तो फ्लैट रहती है, जो बच्चे को डिफिकल्टी आती है कि निप्पल को होल्ड कर सके और पुल कर सके, उठा सके, मतलब कि माउथ के अंदर शक कर सके, इसमें प्रॉब्लम आती है, इंटरप्टेड होता है, बीच बीच में रुक जाता है। तो बच्चा अगर कोशिश भी करे, उसके साथ मतलब बात कर सकते हैं कि अपन बच्चा अगर निप्पल को अगर कोशिश भी करे शक करने की, तो प्रॉपरली शकिंग नहीं हो पाती है, बच्चे को बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है, निप्पल बाहर नहीं है, तो वो क्या होता है, अंदर की ओर रहती है, तो उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ट्रीटमेंट क्या है, शुड बी स्टार्टेड आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी होने के बाद कर सकते हैं, डिलीवरी होने के बाद कर सकते हैं। इसका ट्रीटमेंट एक ही यही है कि 10 ml की सिरिंज लेते हैं, तो पंप ऑफ द प्लास्टिक सिरिंज, अपन कहते हैं 10 ml की सिरिंज लेते हैं, पंप लगा रहता है, यू यूज द ड्रॉ आउट द निप्पल एंड बेबी देन पुट ऑफ द ब्रेस्ट, प्रिकॉशन शुड बी टेकन प्रिवेंट इंजरी ऑन ब्रेस्ट एंड निप्पल ड्यूरिंग द ट्रैक्शन विद द सिरिंज। कि उसके अंदर क्या, एक 10 ml की सिरिंज लेते हैं,
10 ml की सिरिंज लेकर उसके अंदर क्या होता है, निप्पल के अंदर इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट करने के बाद उसको 10 ml से वो क्या करते हैं, शक करते हैं। शक करते हैं तो उसको क्या होता है, पकड़ कर जो ब्रेस्ट वाला जो निप्पल वाला एरिया उसको बाहर की ओर खींचते हैं उसको, जिससे क्या होता है जो इन्वर्टेड निप्पल है वो क्या होती है, बाहर की ओर निकल जाती है। इसका एक ही प्रिकॉशन ध्यान रखना होता है कि उसको जो निप्पल अपन खींच रहे हैं, जिससे अपन शक्कर एक तरह से बाहर की ओर निकाल रहे हैं सिरिंज के थ्रू, तो ये है कि ब्रेस्ट के अंदर जो भी है उसकी इंजरी ना हो ड्यूरिंग द ट्रैक्शन यूज़ कर रहे हैं जो भी सिरिंज के साथ, जो तो उसके अंदर प्रॉपरली रोक सके, उसे इंजरी ना हो। तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ, इसके अंदर देखें कि ये वाला जो एरिया है, जो ये वाला एरिया है और ये वाला जो एरिया दे रखा है यहाँ पर, तो यहाँ जो ये वाला एरिया है यहाँ पर क्या करते हैं, जो सिरिंज होती है यहाँ पर क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। सिरिंज यहाँ पर इंसर्ट करेंगे, सिरिंज इंसर्ट करके पंप लगा रहता है पीछे साइड, उससे अगर इसको खींचते हैं, ये वाला जो एरिया है, जो निप्पल वाला जो एरिया है, इसको खींचते हैं तो निप्पल क्या होती है, बाहर की ओर निकल जाती है। शक करते एक तरीके से क्या होता है, फास्टली क्या करते हैं, खींचते हैं, अगर खींचते हैं तो ये निप्पल क्या होती है, बाहर की ओर निकल जाती है। तो 10 ml की सिरिंज लेकर यहाँ दोनों के, तो जो आगे वाला जो माउथ होता है उसके अंदर क्या होता है, दोनों के अंदर यहाँ पर निप्पल के अंदर इंसर्ट करते हैं और इंसर्ट करके निप्पल को क्लोज करके बाहर की ओर खींच लेते हैं और ये बाहर की ओर आ जाती है। तो जिसके ऊपर एक सिरिंज के थ्रू ही एक ही ट्रीटमेंट होता है इसका, कि सिरिंज के थ्रू इसको बाहर निकाल सकते हैं और प्रॉपर्ली बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग कर सकता है। इसका एक ही चीज़ प्रिकॉशन ध्यान रखना होता है कि इंजरी ना हो जाए उससे, सिरिंज से। जब आप कोई पेशेंट की आपका प्रिकॉशन, आपको अगर मान लो कोई पेशेंट की अगर ये कंडीशन आप कर रहे हो, इन्वर्टेड निप्पल को बाहर क्यों निकाल रहे हो, तो उस टाइम पे यही ध्यान रखना है कि उसके क्या ना इंजरी ना हो जाए। तो यहाँ पर एक मेंशन कर रखा है कि शुड द प्लास्टिक सिरिंज यूज करते हैं ड्रॉ आउट द निप्पल, निप्पल को बाहर निकालने के लिए, द बेबी देन द पुट ऑफ द ब्रेस्ट, और बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करना है। प्रिकॉशन क्या कर रखा है, शुड बी टेकन प्रिवेंट इंजरी, इंजरी से बचाना ऑफ द ब्रेस्ट को, एंड निप्पल ड्यूरिंग द ट्रैक्शन विद द सिरिंज, और निप्पल को और ड्यूरिंग द ट्रैक्शन जो भी यूज़ कर रहे हैं सिरिंज के साथ, उससे अपन को क्या कहता है, ब्रेस्ट को इंजर्ड नहीं होने देना है। तो इस तरीके की हो जाती है इन्वर्टेड निप्पल, जो निप्पल हो जाती है वो इंसर्ट हो जाती है अंदर की साइड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं वर्किंग मदर। अगर मान लो कोई मदर है बहुत ज़्यादा बिजी रहती है, काम पे जाती है, कोई जॉब करती हो, मान लो सपोज कर लो अगर वो प्रेग्नेंट है और बच्चा डिलीवर हो जाता है, तो कंडीशन क्या करेगी, कंडीशन ख़राब है, जॉब पे जाना भी ज़रूरी है और बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग भी कराना भी ज़रूरी है, दोनों कंडीशन ज़रूरी है। क्या करेगी वो, ये करेगी कि वर्किंग मदर क्या करेगी, जो ब्रेस्ट फीडिंग कराने के क्या करेगी, बच्चे को जो ले साथ में ले जा नहीं ले जा सकते, तो ब्रेस्ट में से एक्सप्रेस करके कुछ सेल्फ क्या करके एक्सप्रेस करके, ब्रेस्ट को कंप्रेस करके एक्सप्रेस करके, उसमें से क्या करते हैं, एक बाउल के अंदर या बोल सकते हैं अपन कप के अंदर ब्रेस्ट की मिल्क को बाहर निकालते हैं। जो उस मिल्क को बाहर निकाल के रूम टेम्परेचर रख लेते हैं, है ना, 8 और रूम टेम्परेचर फॉर 8 और या 24 आवर तक रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं। 8 से 24 घंटे के बाद बाहर रख सकते हैं, जिससे बच्चे को जो भी दाई माँ है, जो भी साथ में जो घर में रहते हैं, उसको क्या करें, वो ब्रेस्ट मिल्क क्या कर सके, बच्चे को पिला सके। क्यों, मदर तो है नहीं वहाँ पर, प्रेजेंट नहीं है। अगर प्रेजेंट नहीं है तो उस टाइम मदर को जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो किस तरीके से कराया जाए, तो मदर के मिल्क को ही मॉर्निंग या इवनिंग जो भी टाइम बोल सकते हैं अपन कि बच्चे को मान लो सपोज कर लो कि 1 और 2 आवर के अंदर ब्रेस्ट फीडिंग चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग उसका ब्रेस्ट जितना हो सके उतना निकाल लें। अपन ब्रेस्ट मदर को बोल दें कि ब्रेस्ट में से इतना मिल्क जितना निकलता है उतना निकाल लें। देन आफ्टर 3 और 4 आवर के बाद में फिर वापस ब्रेस्ट में से एक्सप्रेस करके बाहर की ओर निकाल लें। तो कब के थ्रू आगे जो उसको क्या रूम टेम्परेचर पर रखा जाए। तो मदर शुड बी एक्सप्रेस हर मिल्क इन ए क्लीन वाइड माउथेड कंटेनर, इन दिस द मिल्क शुड बी फेड इन हर बेबी एंड बाय केयर टेकर एंड एब्सेंस ऑफ द मदर। मदर की एब्सेंस के अंदर क्या करते हैं, उसके अंदर एक्सप्रेस करते हैं, मिल्क को बाहर की ओर निकालते क्लीन करें। वाइड माउथ कंटेनर होता है, बड़ा माउथ कंटेनर भी होता है, एक ऑटोमेटिक आकर मार्केट में मिलने लगा है कि कंटेनर मिलता है। एंड दिस द मिल्क शुड बी द फेड एंड हर बेबी, बेबी के लिए क्या होता है, केयर टेकर क्या होती है, बाय द केयर टेकर, बच्चे को दे सके। क्या होता है, मशीन आती है आजकल कई तरह के, एक तो होता है मैनुअली, ये तो मैंने बता रखा है कि मैनुअली मदर क्या कर रही है, एक्सप्रेस कर रही है, उससे क्या कर रही है, ब्रेस्ट में से क्या निकाल रही है, मिल्क निकाल रही है। पर आजकल क्या होने लग गया, आजकल मशीन भी आने लग गई, जिससे क्या होता है पीछे के साथ पंप लगा रहता है, उसके तो जो आगे का माउथ बड़ा होता है उसके अंदर ब्रेस्ट के अंदर अटैच करते हैं, अटैच करके उस पंप को दबाते हैं तो ब्रेस्ट के अंदर मिल्क क्या होता है, इजेक्शन हो जाता है। इजेक्शन होकर उसको बाउल में ले लेते हैं, उससे क्या होता है, बच्चे को प्रॉपर्ली फीड अपन करवा सकते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग की तरह ही प्रॉपर्ली उसका एक तरीके से बोल सकते हैं कि उस चीज़ को अपन कंटिन्यू कर सकते हैं, जिससे मदर अगर नहीं हो तो यही ध्यान रखना है कि सेल्फ, और जो सबसे बेस्ट जो होता है वो सेल्फ हैंड से यूज़ करके ही जो ब्रेस्ट निकालता है वो बेस्ट होता है। तो एक्सप्रेस मिल्क, ब्रेस्ट मिल्क कैन बी स्टोर रूम टेम्परेचर रख सकते हैं 8 आवर एंड इन द रेफ्रिजरेटर इन द 24 आवर। रूम टेम्परेचर में 8 आवर के अंदर रख सकते हैं, 8 घंटे तक अपन स्टोर रख सकते हैं ब्रेस्ट मिल्क को। और फ्रिज के अंदर कितना रख सकते हैं, 24 आवर्स के अंदर अपन रख सकते हैं।
एक्सप्रेशन मिल्क शुड बी डन बाय द हैंड विच इज द मोर इजी। तो अपने हैंड से करेंगे, अगर मदर को बोले कि आपके हैंड से करोगे, या बोल सकते हैं कोई केयर टेकर है वो अगर एक्सप्रेस करके मिल्क को बाहर निकाल सकते, तो एक सबसे बहुत ईजी तरीका है और बहुत ही सही है। और वैसे मशीन से कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, पर आजकल तो मशीन अवेलेबल होने लगे जिससे मशीन से क्या होते हैं इंजेक्शन कर सकते हैं, बच्चे मिल्क को बाहर की ओर निकाल के स्टोर करके रख सकते हैं। तो वर्किंग मदर के लिए एक इफेक्ट होता है कि ब्रेस्ट फीडिंग प्रॉपर्ली नहीं मिल पाती, जो कंटिन्यूस मिलती है ब्रेस्ट फीडिंग वो प्रॉपर्ली नहीं मिल पाती है। एक तरीके से क्या है फैक्टर्स है, पर एक इसका क्या है, इसका बोल सकते हैं अपन सॉल्यूशन है कि अगर मदर ना हो तो अपन क्या कर सके उस कंडीशन के लिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये थे आपके क्या जो प्रॉब्लम्स थी जिनके कारण बोल सकते हैं कि जो इनहिबिटिव फैक्टर्स थे जो ब्रेस्ट फीडिंग अपन प्रॉपर्ली नहीं करवा पा सकते हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट सोर निपल था, इन्वर्टेड निपल था, वैक्सेंस निपल था, ठीक है, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स थे, ठीक है, लास्ट में देखा अपन वर्किंग मदर देखा अपन ने, ठीक है। तो ये क्या है, और एक ब्रेस्ट एंगोर्जमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिनके कारण बच्चे क्या प्रॉपर्ली ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है बच्चों को, प्रॉब्लम होती है जैसे ब्रेस्ट फीडिंग है, तो उनके सॉल्यूशन में मैंने आपको इसके अंदर बता दी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अपन एडवांटेज की बात करते हैं कि इसके एडवांटेज क्या है कि ब्रेस्ट फीडिंग तो हम करवा रहे हैं, एडवांटेज भी तो होंगे, कुछ फ़ायदे भी तो होंगे कि क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या इसके क्या बोल सकते हैं क्या इंपॉर्टेंस है, बोल सकते हैं या कोई एडवांटेज है कि ब्रेस्ट फीडिंग क्यों करवा रहे हैं, क्या एडवांटेज है वो देखते हैं इसके अंदर। तो फर्स्टली अपन बात करेंगे एडवांटेज ऑफ बेबी, या बॉडी की जगह क्या कर लीजिए आप बेबी कर लीजिए, थोड़ा गलत टाइप हो गया यहाँ पर, वो गलत हो गया, तो ठीक है टाइप, तो ठीक है यहाँ पर कर लीजिए बेबी कर लीजिए, ठीक है। तो एडवांटेज ऑफ बेबी, बेबी के लिए जो बेबी को जो एडवांटेज होते हैं, बेबी को जो एडवांटेज मिलते हैं उसको क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं वो अपन देखते हैं इसके अंदर। फर्स्टली जो फ़ायदा होता है, पहला जो एडवांटेज होता है ब्रेस्ट मिल्क का, जो ब्रेस्ट फीडिंग मिलती है उसको ब्रेस्ट मिल्क मिलता है, उसको सबसे पहला एडवांटेज ये मिलता है कि उसको ओवरऑल न्यूट्रिशन होता है वो प्रोवाइड होता है, ओवरऑल न्यूट्रिशन क्या होता है उसको प्रोवाइड होता है, बेस्ट न्यूट्रिशन प्रोवाइड होता है, उसके अंदर फैट भी होता है, प्रोटीन भी होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है, मिनरल्स भी होता है, सारे सब कुछ कंटेंट होता है न्यूट्रिशन के जो बच्चे को रिक्वायरमेंट होती है, वो सब कुछ अवेलेबल होता है किसके अंदर, मिल्क के अंदर, ब्रेस्ट मिल्क के अंदर, मदर मिल्क के अंदर, ठीक है। तो इट इज़ ए होलसम फूड ऑफ द बेबी, इट्स कंटेन ऑल ऑफ द न्यूट्रिएंट्स दैट ए बेबी नीड्स इन द फर्स्ट 6 मंथ, जो बच्चों को 6 महीने तक की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो सब कुछ न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल किस में होते हैं, मदर मिल्क के अंदर, ब्रेस्ट मिल्क के अंदर अवेलेबल होते हैं। 6 मंथ, फर्स्ट 6 मंथ ऑफ द लाइफ, ऑप्टिमम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जो ज़रूरत सबसे ज़्यादा कंटेंट जो न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है वो सभी किसके अंदर अवेलेबल होता है, ब्रेस्ट मिल्क में अवेलेबल होता है। फैट भी होता है, प्रोटीन भी होता है, मिनरल भी होता है, कार्बोहाइड्रेट, सारे मिनरल जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं जितनी ज़रूरत होती है बच्चों को 6 मंथ के लिए, आगे तो वैसे बढ़ता ही है, वैसे आगे 6 मंथ के बाद क्या होता है एक्स्ट्रा जो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट कर देते हैं, दलिया वाले स्टार्ट कर देते हैं देना, वो अपने स्टार्ट करते हैं, पर विद इन 6 मंथ के अंदर ओनली वो क्या देते हैं, ब्रेस्ट मिल्क देते हैं। तो उससे बच्चे क्या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी फास्ट होता है। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उस टाइम बढ़ रहा है तो किसके कारण बढ़ रहा है, ब्रेस्ट मिल्क के अंदर क्या है ओवरऑल न्यूट्रिशन अवेलेबल होते हैं जिसके कारण प्रॉपर्ली ब्रेस्ट फीडिंग प्रॉपर्ली क्या हो रही है, ब्रेस्ट फीडिंग दे रहे हैं तो प्रॉपर्ली क्या हो रहा है, उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी बढ़ रहा है। पहला एडवांटेज समझ में आ गया। दूसरा एडवांटेज है कि अगर ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहे हैं तो लो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन होने के चांसेस बिल्कुल कम है, इन्फेक्शन होने के क्या चांसेस बिल्कुल कम है। तो ह्यूमन मिल्क कंटेन द हाई लेवल ऑफ लाइसोजाइम एंड IgA विच ऑफर द प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी अगेंस्ट सेवरल वायरल एंड बैक्टीरियल डिजीज। अगर कोई भी इन्फेक्शन वायरल या बैक्टीरियल डिजीज के कारण जो इन्फेक्शन हो रहा है उनको प्रिवेंट करने के लिए, प्रोटेक्शन करने के लिए क्या होता है, ह्यूमन मिल्क क्या करता है उसको बचाता है। जो हाई लेवल पे क्या पाया जाता है इसके अंदर, लाइसोजाइम पाया जाता है और IgA जो इम्यूनोग्लोबुलिन क्या पाया जाता है, IgA पाया जाता है हाई लेवल के अंदर, जिससे क्या होता है बच्चे को क्या होती है जो वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन उससे क्या होती है प्रोटेक्ट करती है। तो दूसरा एडवांटेज है कि बच्चों को प्रोटेक्ट करता है, इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट ये प्रोटेक्ट फ्रॉम एलर्जी, एलर्जी से भी क्या करता है प्रोटेक्ट करता है, बच्चों को एलर्जी से प्रोटेक्ट करता है। कैसे, हायर कंसंट्रेशन ऑफ IgA इन ब्रेस्ट मिल्क लोअर द रिस्क ऑफ मिल्क एलर्जी टू द बेबी, इट इज़ द सेफेस्ट फूड ऑफ द बेबी। बच्चे के लिए सबसे सेफेस्ट फूड बोल सकते हैं, सेफेस्ट न्यूट्रिशन बोल सकते हैं वो ब्रेस्ट मिल्क होता है, जो इसके अंदर हायर कंसंट्रेशन होता है IgA का, जो मात्रा होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। मिल्क लोअर द रिस्क ऑफ द एलर्जी, से कहते हैं एलर्जी होने के चांसेस बिल्कुल कम होते हैं, बच्चे के एलर्जी होने के चांसेस होता है नील होता है, एक तरीके से अपन बोल सकते हैं, ठीक है। तो प्रोटेक्ट करती है, एलर्जी से प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट देखते हैं अपन इकोनॉमिकल फैक्टर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चों के इकोनॉमिक फैक्टर कैसे कि ब्रेस्ट मिल्क के पैसे लगते हैं क्या, नहीं लगते, फ्री में मिलता है ना ब्रेस्ट मिल्क को, ठीक है। वो हार्मोन का खेल है, मदर अगर प्रॉपरली न्यूट्रिशन ले रही है तो हार्मोन का खेल है। तो
इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या है, ब्रेस्ट मिल्क इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफ द बेबी, बेबी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसको कोई चार्ज देना नहीं पड़ रहा है। आल्सो इट इज द सेफ एंड फ्री फ्रॉम द एनी कंटामिनेशन ऑफ देयर, नो रिस्क ऑफ द इन्फेक्शन ऑफ द बेबी। साथ साथ में क्या है, सेफ भी है, कोई इन्फेक्शन होने के चांसेस भी नहीं है। कंटामिनेशन ऑफ द शेयर द रिस्क ऑफ द इन्फेक्शन ऑफ द बेबी, रिस्क होगी कोई रिस्क नहीं है, बच्चे को डायरेक्ट एक तरह से स्टराइज मिल्क मिलता है, प्रॉपर्ली बोल सकते हैं अपन, जो डायरेक्ट ब्रेस्ट मिल्क के जो ब्रेस्ट को अटैच करके डायरेक्ट ब्रेस्ट में से मिल्क निकलता है और बच्चे के मुंह में जाता है डायरेक्टली, तो कंटामिनेशन, फ्री ऑफ कंटामिनेशन है, एनी कंटामिनेशन, और साथ में नो रिस्क, कोई इन्फेक्शन का रिस्क नहीं है। साथ में बहुत अच्छी बात है कि फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, तो ये इकोनॉमिक फैक्टर्स का इफेक्ट भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, कोई भी चार्जेबल नहीं होता है ब्रेस्ट मिल्क, ठीक है। तो एडवांटेज है बेबी के लिए। इमोशनल बॉन्डिंग, इमोशनल बॉन्डिंग क्या होती है, अगर बच्चा प्रॉपरली ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है कंटिन्यूस, तो मदर और बच्चे के बीच में जो बॉन्डिंग है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोट द इमोशनल फिजिकल बॉन्डिंग बिटवीन द मदर एंड द बेबी, कि इमोशनली और फिजिकली बॉन्डिंग क्या होती है, बहुत अच्छी बना देते हैं, बहुत अच्छी किसके मदर और बच्चे के बीच में बहुत अच्छी इमोशनल और फिजिकली बॉन्डिंग है तो बहुत अच्छी हो जाती है। तो इमोशनल बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है ब्रेस्ट फीडिंग में। तो बच्चे की इंपॉर्टेंस यही है, इन्फेक्शन से बचा रहा है, एलर्जी से बचा रहा है, इकोनॉमिक फैक्टर से बचा रहा है, और इमोशनली बॉन्डिंग हो जाती है और प्रॉपर न्यूट्रिशन को मिल रहा है। ये बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये एडवांटेज बच्चे के लिए है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन एडवांटेज ऑफ मदर की बात करें कि मदर को कौन कौन से एडवांटेज है कि ब्रेस्ट मिल्क कहाँ से। मदर को एडवांटेज ये है, लैक्टेटिंग सप्रेशन ओवुलेशन इन मदर हु इज गिविंग एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। लैक्टेटिंग सप्रेशन ओवुलेशन मतलब लैक्टेटिंग वाला जो पीरियड्स है वो सप्रेशन ओवुलेशन, उस टाइम पे ओवुलेशन का जो कहता है सप्रेस हो जाता है इन द मदर के अंदर विद एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, कंटिन्यूस क्या है ओनली ऑन ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है टू द देयर इन्फेंट तक की एज तक। तो सर्व एज ए नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन, एक तरीके से क्या हो रहा है, कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ कर रहा है, कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ क्या कर रहा है, सॉरी नेचुरली कॉन्ट्रासेप्शन होना, क्योंकि उस टाइम क्या हो रहा है, सप्रेस ओवुलेशन सप्रेस हो जाता है, जिसके कारण लगे होते हैं एक तरीके से कॉन्ट्रासेप्टिव हो जाता है नेचुरली। पहला फायदा होता है मदर को ही। दूसरा फायदा क्या होता है, ब्रेस्ट फीडिंग लोअर द रिस्क ऑफ ओवरियन ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर ओवरियन कैंसर होने के चांसेस कम होते हैं, क्यों, ब्रेस्ट मिल्क अगर मान लो प्रोलैक्टिन हार्मोन सिक्रेट होता जा रहा है, ओवुलेशन ऑक्सीटोसिन सिक्रेट होता है, सिक्रेशन हो रहा है मिल्क का, साथ साथ में इंजेक्शन होता है, तो क्या होता है एक तरह से जो एल्वोलाई है, जो लोब्यूल्स है वो क्या कर रही है, वर्क कर रही है नहीं कर रही है, मसल काम कर रही है नहीं कर रही है, तो काम करेगी तो उस टाइम वर्क करेगी, तो अगर वहाँ पर कोई काम नहीं कर रहा है, स्टोर हो जाए, प्रेग्नेंट हो जाए, अगर मान लो बच्चा डेथ हो जाए, तो सपोज कहीं कहीं एक कोज भी होता है, मैंने आपको शायद बताया होगा, वैसे मैं मोस्ट कॉमन एक कोज है कि अगर लेडीज 30 ईयर के बाद में अगर प्रेग्नेंट होती है, अगर मान लो 30 ईयर के बाद में भी प्रेग्नेंट नहीं होती है, मान लो सपोज कर लो, तो उसके चांसेस होने के होते हैं, ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस होते हैं। ये रिस्क है, आपने एमएसएन में आपने पढ़ा होगा, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में पढ़ा होगा, जब ब्रेस्ट कैंसर में जो आने तो आप पढ़ोगे, ब्रेस्ट कैंसर के अंदर आप पढ़ोगे कि जो मोस्ट कॉमन जो कोज होता है कि ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा इस कारण होते हैं कि अगर कोई लेडीज़ है, बोल सकते हैं कोई फीमेल है, अगर वो 30 एज तक अगर प्रेग्नेंट नहीं होती है, तो प्रेग्नेंट नहीं होगी तो ब्रेस्ट मिल्क नहीं आएगा, ब्रेस्ट मिल्क नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा, उसके ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो यह है कि ब्रेस्ट फीडिंग का लोअर रिस्क होता है, ब्रेस्ट फीडिंग कराने से ब्रेस्ट कैंसर और ओवरियन कैंसर होने के चांसेस बिल्कुल कम होते हैं। थर्ड वन ये है कि ब्रेस्ट फीडिंग इज कन्वीनियंट फॉर द मदर एज द नॉट रिक्वायरमेंट द क्लीन ऑफ द बॉटल, प्रिपेयर द मिल्क वेन एवर द फीड ऑफ द बेबी। ब्रेस्ट मिल्क को एक तरीके से क्या होता है, कोई प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं होती है कोई प्रिपरेशन करने के, हाँ भाई कप लाना है, मग लाना है, वॉश करना है, कुछ करना है, रेडीमेड मिलता है, प्रिपेयर होकर डायरेक्ट क्या करना है, बच्चों को ब्रेस्ट पर टच करवाना है और ब्रेस्ट मिल्क बनकर आ जाता है, कोई प्रिपेयर थोड़ी करना पड़ता है। तो एक तरीके से ये भी एडवांटेज है, कोई प्रिपेयर करना है नहीं पड़ता, बच्चों को डायरेक्ट फीड मिलता है, ठीक है। ब्रेस्ट फीडिंग द बेबी हेल्प मदर टू लॉस एक्स्ट्रा वेट दैट शी हैड पुट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जो प्रेगनेंसी पर उसका वेट बढ़ रहा था, जैसे जैसे ब्रेस्ट फीडिंग करवाएगी तो उसका वेट भी क्या होता है, लूज होता जाएगा अकॉर्डिंग टू प्रेगनेंसी के टाइम पे। वैसे तो कम होगा, मैं मानता हूँ कि बच्चा अगर एब्डोमेन में है, यूट्रस का जो वेट है जो बढ़ रहा है, तो उसके कारण वो जैसे बच्चा बेबी बाहर आ जाएगा तो यूट्रस का वेट भी कम हो जाएगा, उस टाइम कंडीशन हो जाती है, ऑटोमेटिकली वेट कम होगा। पर जो कंडीशन है उससे भी ज़्यादा लोअर क्या होता है, वेट हो जाता है, क्यों, किसके कारण, ब्रेस्ट फीडिंग करवाने के कारण, हार्मोन्स के कारण, ठीक है। तो ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है मेरी तरफ से, ब्रेस्ट फीडिंग आपका फिनिश हो गया है। मैंने जो पढ़ाया था आपको, प्रॉब्लम्स पढ़ाई थी, जो फैक्टर्स थे वो बताएं, और जो एडवांटेज है वो मैंने आपको इसके अंदर बताएं, जो एडवांटेज होते हैं।
आप इसके अंदर आप एक ऐड भी कर सकते हो कि जो नर्सेज का क्या रोल होता है ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर, जो वैसे यही होते हैं एक तरीके से रोल, जो एक तरीके से एजुकेशन देना, किस तरीके से एजुकेशन देना, किस तरीके से बताना, ये सब नर्स का काम होता है। ठीक है, तो ये नर्सेज का रोल भी आते हैं कभी कभी क्वेश्चन के, व्हाट इज़ द 10 नर्स रोल लिखो किसके कारण ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर, कि नर्स का क्या रोल होता है, वो अपन इसके अंदर कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वो आप अपने मन से लिखिए उसके अंदर। ठीक है, और वैसे टॉपिक मेरी तरफ से फ्री कंप्लीट हो चुका है, ब्रेस्ट फीडिंग आप में कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो अपन स्टार्ट करेंगे वो विनिंग स्टार्ट करेंगे कल से। ठीक है, विनिंग एक दिन का टॉपिक है, वो भी ख़त्म हो जाएगा जल्दी। ठीक है, तो ये कंटिन्यूस नोट्स लिखते रहिए। ठीक है, और समझते रहिए। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।